पाठ 18 वाक्य सेंटेंस। बच्चों, भाषा में वाक्य का बहुत महत्व है। बिना वाक्य के मन के विचारों को व्यक्त नहीं किया जा सकता और ना किसी के विचार को सुना जा सकता है। किसी भाषा की अभिव्यक्ति वाक्यों के माध्यम से हो सकती है। इस अध्याय में हम वाक्य की रचना के विषय में सीखेंगे। बच्चों, वाक्य सार्थक शब्द समूह का व्यवस्थित रूप है जो व्याकरण के नियम से नियंत्रित होते हैं। सर्वसाधारण के दैनिक जीवन में वाक्यों की बड़ी उपयोगिता है। निम्न चित्रों को ध्यान से देखिए और उनके नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। चींटियां जा हैं पंक्ति रही में, बच्ची गुड़िया खेल से है रही, फूलों तितलियां पर मंडरा है रही। बच्चों, चित्रों के नीचे लिखे ये वाक्य चित्र के अनुसार उस अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं कर रहे हैं जैसा वक्ता या लेखक चाहता है। आखिर इसका क्या कारण है? इसका कारण है शब्दों की क्रम व्यवस्था ठीक न होना। आइए अब इन वाक्यों को व्यवस्थित क्रम में लिखते हैं। चींटियां पंक्ति में जा रही हैं, बच्ची गुड़िया से खेल रही है, तितलियां फूलों पर मंडरा रही हैं। अब इन वाक्यों से वांछित अर्थ प्रकट हो रहा है। इस प्रकार सार्थक शब्दों के व्यवस्थित क्रम को वाक्य कहते हैं। एक वाक्य में क उचित शब्द उचित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। ख अर्थ की प्राप्ति होती है। पद क्या है, यह समझने के लिए इन शब्दों को ध्यान पूर्वक देखिए। गीतिका सहायता ने सबकी की। अब इन शब्दों से वाक्य रचना करते हैं। गीतिका ने सबकी सहायता की। इस वाक्य की रचना के लिए ऊपर दिए गए शब्दों को व्याकरणिक नियमों में बांधकर क्रमबद्ध रूप दिया गया है, जिससे ये शब्द वाक्य के अंग बन गए हैं और इनसे एक अर्थ का बोध होने लगा है। इस तरह ये शब्द पद बन गए हैं। अतः वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद कोई भी स्वतंत्र शब्द पद बन जाता है। कोई शब्द जब व्याकरण के नियमों में बंधकर वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे पद कहते हैं। अन्य उदाहरण, मंजू ने सुंदर सिलाई की। यहाँ मंजू, सुंदर, सिलाई आदि शब्द ना रहकर पद बन गए हैं क्योंकि ये वाक्य का अंग बन गए हैं। वाक्य रचना। वाक्य की रचना के लिए कर्ता और क्रिया की आवश्यकता होती है। ये वाक्य के अनिवार्य अंग हैं जिनके बिना वाक्य रचना संभव नहीं है। इसके अलावा अन्य तत्व भी हो सकते हैं, जैसे किसान, कर्ता, दिन भर अन्य तत्व, परिश्रम करता है क्रिया, मयंक कर्ता, स्नान करता है क्रिया। वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य, दो विधेय। एक उद्देश्य किसी वाक्य में जो शब्द कार्य करने वाले का बोध कराता है तथा जिसके विषय में बात की जाती है उसे कर्ता कहते हैं। कर्ता को ही उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में जो कार्य को करने वाला होता है या जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे ही कर्ता या उद्देश्य कहते हैं। उदाहरण, नंदिनी पानी लाती है, रशिम पढ़ाई कर रही है, हम अपने देश का सम्मान करते हैं, अशोक सो रहा है। इन वाक्यों में नंदिनी, रशिम, हम और अशोक के बारे में कुछ बताया जा रहा है। इसके अलावा लाने, पढ़ने, सम्मान करने तथा सोने का कार्य क्रमशः नंदिनी, रशिम, हम और अशोक द्वारा किया जा सकता है। अतः ये उद्देश्य हैं। यही वाक्य में कर्ता भी हैं। दो विधेय। उद्देश्य क्या कर रहा है यह बताने वाला वाक्य का अंश विधेय होता है। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। उदाहरण,
किसान गेहूं उगाता है। सैनिक देश की रक्षा करते हैं। हम विद्यालय के बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। अक्षत अपने माता पिता और अध्यापकों की आज्ञा मानता है। उपयुक्त वाक्यों में किसान, सैनिक, हम, अक्षत उद्देश्य है। उद्देश्य के अतिरिक्त वाक्य का शेष अंश विधेय है। गेहूं उगाता है तथा देश की रक्षा करते हैं आदि विधेय हैं। विधेय की पहचान। विधेय की पहचान के लिए कर्ता के साथ क्या करता है, क्या करते हैं या क्या करती है लगाकर प्रश्न करने से प्राप्त उत्तर विधेय होता है। जैसे प्रश्न, किसान क्या करता है? उत्तर, गेहूं उगाता है। सैनिक क्या करते हैं? देश की रक्षा करते हैं। हम विद्यालय के बच्चे क्या करते हैं? मैदान में खेलते हैं। अक्षत क्या करता है? अपने माता पिता और अध्यापकों की आज्ञा मानता है। यहाँ प्राप्त उत्तर और उदाहरण के रंगीन अंश विधेय हैं, क्योंकि ये अपने कार्य उद्देश्य के बारे में कुछ बता रहे हैं। उद्देश्य का विस्तार। उद्देश्य अर्थात कर्ता की विशेषता बताने वाले पद उद्देश्य के साथ जुड़ जाते हैं तो उसे उद्देश्य का विस्तार कहते हैं। जैसे अंपायर ने गौतम को आउट करार दिया। अंपायर उद्देश्य, आउट विधेय। भूरे बालों वाले अंपायर ऋत्विक ने गौतम को आउट करार दिया। लंबे कद एवं भूरे बालों वाले अंपायर ऋत्विक ने गौतम को आउट करार दिया। लंबे कद एवं भूरे बालों वाले उद्देश्य का विस्तार। अंपायर ऋत्विक उद्देश्य, आउट करार दिया विधेय। यहाँ भूरे बालों वाले एवं लंबे कद एवं भूरे बालों वाले अंपायर उद्देश्य के विस्तार है। विधेय का विस्तार। विधेय के साथ जब कर्म, क्रिया विशेषण, अव्यय आदि जुड़ते हैं तो उसे विधेय का विस्तार कहते हैं। जैसे पक्षी उड़ते हैं। पक्षी उद्देश्य, उड़ते विधेय। पक्षी सवेरे सवेरे उड़ते हैं। पक्षी सवेरे सवेरे आकाश में उड़ते हैं। पक्षी पंख फैलाए सवेरे आकाश में उड़ते हैं। पक्षी अपने दल के साथ पंख फैलाए सवेरे सवेरे आकाश में उड़ते हैं। पक्षी उद्देश्य, सवेरे सवेरे विधेय का विस्तार। यहाँ अपने दल के साथ पंख फैलाए सवेरे सवेरे आकाश में विधेय का विस्तार है। वाक्य के भेद। वाक्य भेद दो आधार पर किया जाता है। क, अर्थ के आधार पर। ख, रचना के आधार पर। क, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। अर्थ के आधार पर विधि या विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। एक, विधि या विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से किसी क्रिया या कार्य के होने का बोध होता है या कार्य होने का पता चलता है उन्हें विधि या विधानवाचक वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों में कोई कथन या सूचना या जानकारी दी गई होती है। जैसे शाम होने पर सूरज डूबता है। मछुआरे मछलियां पकड़ रहे हैं। विनय अपना गृह कार्य पूरा कर रहा है। आसमान में बिजली चमक रही है। 2, निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में क्रिया के ना होने या मना करने का भाव प्रकट हो उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यह मजदूर ठीक से काम नहीं करता है। रमन पक्षियों को पानी नहीं देता। हमें हरे पेड़ नहीं काटने चाहिए। शाम के समय बाहर नहीं जाना चाहिए। 3, आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से आज्ञा, अनुमति लेने देने या प्रार्थना करने, निर्देश, आदेश देने आदि के भाव प्रकट होते हैं उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मुख्य दरवाजा बंद कर देना, कपड़े ठीक से सुखा दो, मेरी बात ध्यान से सुनो, अब आप बाहर जाइए। 4, प्रश्नवाचक वाक्य।
जिन वाक्यों में कुछ पूछने, जानने या उत्तर पाने का भाव प्रकट हो उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, जैसे क्या मैं अब घर जा सकता हूँ? इन छात्रों की परीक्षाएं कब से हैं? तुम अच्छी फुटबॉल क्यों नहीं लाए? आप यहाँ कल क्यों नहीं आए? 5. इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से इच्छा, आकांक्षा, कामना, बधाई एवं शुभकामनाएं देने के भाव हो उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं, जैसे काश अब बारिश हो जाती, आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, अब धूप निकल आती तो कितना अच्छा होता। 6. विस्मयवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, शोक, भय, प्रशंसा, घृणा आदि के भाव प्रकट हो उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं, जैसे आहा कितना सुंदर दृश्य है, अरे इतना बड़ा अजगर, आहा अब और दर्द नहीं सहा जाता, ओहो हमें पुरस्कार दिया जाएगा। 7. संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में क्रिया के होने की संभावना या संदेह हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं, जैसे संभवतः पार्टी में आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक भी मिले, शायद पिताजी अब मुझे नए कपड़े दिलवाएं, यह कली कल तक खिल सकती है, आज वर्षा रुकने की कुछ संभावना है। 8. संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं, जैसे यदि वर्षा होती तो फसल भी अच्छी हो जाती, यदि बादल घिरते तो मोर नाचते, माली पानी देता तो पौधे नहीं सूखते, यदि ठंडी हवा चलती तो उमस कम हो जाती। और भी जाने। प्रश्नवाचक वाक्य में प्रायः कब, क्या, क्यों, कहाँ, कौन, किसका, कितना, किसे, किसकी, कितनी आदि में से कोई प्रश्नवाचक शब्द लगा होता है। ऐसे वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। विस्मयवाचक वाक्यों में विस्मयवाचक चिन्ह लगा होता है। ख. रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। रचना के आधार पर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। एक सरल वाक्य। जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य, कर्ता और एक ही विधेय क्रिया होता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं, जैसे रघु चित्र बनाता है, दीपाली कमरे की सफाई करती है, तितलियां फूलों पर मंडराती है, भक्त मंदिर में पूजा करते हैं। इन वाक्यों में रघु, दीपाली, तितलियां तथा भक्त के रूप में एक एक कर्ता और बनाता है। सफाई करती है, मंडराती है तथा पूजा करते हैं के रूप में एक एक क्रिया है, अतः ये सरल वाक्य है। 2. संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में 2 स्वतंत्र उपवाक्य योजक या समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं, जैसे पल्लव बाग में गया और फल लाया, बादल तो गरजे परंतु वर्षा नहीं हुई, सिपाही ने बंदूक उठाई किंतु गोली नहीं चलाई, अच्छी वर्षा हुई इसलिए खूब फसल पैदा हुई। यहाँ पहले वाक्य के दोनों उपवाक्य और दूसरे वाक्य के दोनों उपवाक्य परंतु तीसरे वाक्य के दोनों उपवाक्य किंतु एवं अंतिम वाक्य के दोनों उपवाक्य इसलिए योजकों से जुड़े हैं, अतः ये संयुक्त वाक्य हैं। 3. मिश्र वाक्य। जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं, जैसे जब सावन आया तब खूब वर्षा हुई, जैसे ही सर्दी बढ़ी वैसे ही बर्फ पड़ने लगी, फल विक्रेता ने कहा
कि ये फल ताजे और सस्ते हैं। जो दूसरों की मदद करते हैं लोग उनका आदर करते हैं। इन उदाहरणों में एक प्रधान उपवाक्य है जिस पर दूसरा उपवाक्य आश्रित है। जैसे फल विक्रेता ने कहा, प्रधान उपवाक्य किसने कहा? ये फल ताजे और सस्ते हैं। आश्रित उपवाक्य क्या कहा? और भी जाने। आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। का संज्ञा आश्रित उपवाक्य, जैसे सुमन ने कहा कि काव्या घर पर नहीं है। ख विशेषण आश्रित उपवाक्य, जैसे यही वह पेड़ है जिसके सेब सबसे अधिक मीठे होते हैं। ग क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, जैसे सरदार पटेल जहां जहां गए उन्होंने देश को एक कर दिया। घ विशेषण आश्रित उपवाक्य, वाक्य के शुरू में, मध्य में या अंत में कहीं भी आ सकते हैं। जैसे यही एक डॉक्टर है जो अच्छा इलाज करता है, जिसका मूल्य सबसे कम है, यही वह पुस्तक है। वह छात्र जो दौड़ में प्रथम आया था आज नहीं आया है। वाक्य रूपांतरण, एक प्रकार के वाक्य को अन्य तरह के वाक्य में इस प्रकार बदलना कि उसका भाव ना बदलने पाए, वाक्य रूपांतरण कहलाता है। अर्थ पर आधारित वाक्यों का रूपांतरण, जैसे विधानवाचक वाक्य, बच्चे प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं। निषेधवाचक वाक्य, बच्चे प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य, क्या बच्चे प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं? आज्ञावाचक वाक्य, बच्चों प्रतिदिन विद्यालय जाओ। इच्छावाचक वाक्य, काश बच्चे प्रतिदिन विद्यालय जाते। संदेहवाचक वाक्य, शायद बच्चे प्रतिदिन विद्यालय जाते हों। संकेतवाचक वाक्य, यदि माता पिता कहते तो बच्चे प्रतिदिन विद्यालय जाते। रचना पर आधारित वाक्यों का रूपांतरण। 1. सरल वाक्यों को संयुक्त वाक्य में बदलना। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य। सुबह होते ही पक्षी घोंसलों से निकलने लगे। सुबह हुई और पक्षी घोंसलों से निकलने लगे। घंटी बजते ही छात्रों में भगदड़ मच गई। घंटी बजी और छात्रों में भगदड़ मच गई। बादल घिरते ही सब खुश हो गए। बादल घिरे और सब खुश हो गए। वर्षा होते ही सूखे पौधे हरे होने लगे। वर्षा हुई और सूखे पौधे हरे होने लगे। बिजली जाते ही मशीन बंद हो गई। बिजली गई और मशीन बंद हो गई। परिश्रम करने पर भी सोमू उत्तीर्ण ना हुआ। सोमू ने परिश्रम किया परंतु उत्तीर्ण ना हो सका। पका आम देखते ही हम उसे पाने के लिए मचल उठे। हमने पका आम देखा और उसे पाने के लिए मचल उठे। 2. सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में बदलना। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य। फसलें अच्छी होने पर भी महंगाई ना रुकी। यद्यपि फसलें अच्छी हुई फिर भी महंगाई ना रुकी। दूषित पानी से बच्चा बीमार पड़ गया। जब बच्चे ने दूषित पानी पिया तब वह बीमार पड़ गया। परिश्रमी व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति परिश्रमी होते हैं वे सफलता प्राप्त करते हैं। दयालु व्यक्ति सभी पर दया करते हैं। जो दयालु होते हैं वे सभी पर दया करते हैं। मैंने बीन बजाते सपेरे को देखा। मैंने उस सपेरे को देखा जो बीन बजा रहा था। वायदा करके भी नेताजी नहीं आए। यद्यपि नेताजी ने वायदा किया फिर भी वे नहीं आए। लगातार योग करने से वह स्वस्थ हो गया। जब उसने लगातार योग किया तब वह स्वस्थ हो गया। 3. संयुक्त वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतरण। संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। डीजे बजा और नृत्य शुरू हो गया। जैसे ही डीजे बजा वैसे ही नृत्य शुरू हो गया।
हवा चली इसलिए गर्मी कम हुई। जब हवा चली तब गर्मी कम हुई। बाढ़ आई और फसलें नष्ट हो गईं। जब बाढ़ आई तब फसलें नष्ट हो गईं। पुलिस ने सांत्वना दी परंतु भीड़ नहीं हटी। यद्यपि पुलिस ने सांत्वना दी फिर भी भीड़ नहीं हटी। ड्राइवर आया और बस चल पड़ी। जब ड्राइवर आया तब बस चली। पुल का उद्घाटन हुआ और आवागमन शुरू हो गया। जब पुल का उद्घाटन हुआ तब आवागमन शुरू हो गया। सपेरे ने बीन बजाई और सांप झूमने लगा। जैसे ही सपेरे ने बीन बजाई वैसे ही सांप झूमने लगा। आपने सीखा, शब्दों के सार्थक एवं व्यवस्थित मेल से वाक्य बनते हैं। वाक्य में प्रयुक्त होकर शब्द बन जाते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, का उद्देश्य, खा विधेय। जिसके बारे में कुछ कहा या बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। क विधानवाचक, खा निषेधवाचक, ग प्रश्नवाचक, घ आज्ञावाचक, अंगा इच्छावाचक, च संदेहवाचक, छ संकेतवाचक, ज विस्मयवाचक। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। क सरल वाक्य, खा संयुक्त वाक्य, ग मिश्र वाक्य। एक उद्देश्य और एक क्रिया वाले वाक्यों को सरल वाक्य कहते हैं। 2 स्वतंत्र उपवाक्य योजक से जुड़कर संयुक्त वाक्य बनते हैं। जब एक उपवाक्य प्रधान हो और दूसरा उपवाक्य उस पर आश्रित हो तो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। वाक्य का भाव बदले बिना एक प्रकार के वाक्य से दूसरे वाक्य में बदलना वाक्य रूपांतरण कहलाता है।